साथियों, राजस्थान की राजनीति में पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा था और उसी मुद्दे ने सरकार के जो पूर्ववर्ती सरकार का गमन हुआ उसमें उस मुद्दे का बहुत बड़ा रोल था। अब बात यह हो रही है कि जिस हिसाब से अभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि भाई जो झगड़ा आप देख रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वर्सेस हनुमान बेनीवाल के बीच में, वो सिर्फ एक बाहरी दिखावा है। वास्तव में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मेरी सरकार को गिराने के लिए हेलीकॉप्टर से राजस्थान के दौरे तक किए थे। आज उनका यह बयान आया है। साथियों, यहां पे ये बात को समझना समीचीन होगा कि हनुमान बेनीवाल जिस बात को हाईलाइट कर रहे हैं और राजस्थान की राजनीति में जो एक वो परिवर्तन की गुंजाइश तलाशते हैं, वो है कि राजस्थान में एक थर्ड फ्रंट का निर्माण होना चाहिए और राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल है, एक कांग्रेस एक बीजेपी, इन्हीं के बीच में सत्ता का आवागमन चलता रहता है, उसमें कहीं एक तीसरी गुंजाइश बने जो कि राजस्थान के मूल मुद्दों को उठाए, जवान किसान के मुद्दों को आगे बढ़ाए। ये विचार उनके रहते हैं। लेकिन सर, अभी की जो ये कंडीशन डेवलप हुई है उसमें क्या वो संभावनाओं की गुंजाइश बची है, उस बात को समझेंगे और साथ में यह भी समझेंगे कि 2028 के चुनाव पे इस हालिया घटनाक्रम जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारेख। आप देख रहे हैं नीरज पारेख राजस्थान अफेयर्स। आप यदि इंसाइटफुल कंटेंट चाहते हैं, सत्य के साथ में खड़े रहना चाहते हैं और सीधा सरल सटीक विश्लेषण समझते हैं तो तुरंत अभी सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार को एक बल प्रदान करें जिससे कि हम और भी करेजियस और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो जाएं। चलिए तो फिर बिना कोई देरी की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। अशोक गहलोत जी का बयान मैंने आपको बता दिया। यहां पर हमें अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर के चीजों को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक कहावत होती है कनेक्टिंग द डॉट, यानी जब हम बिंदु से बिंदु को मिलाते हैं तो एक चित्र बन के उभरता है। ये जो हालिया बयान आया है, इस बयान ने कुछ चीजों को पीछे तक जोड़ दिया है, क्योंकि जो पेपर लीक की घटना विशेष रूप में एसआई के पेपर की हम बात करेंगे वो 2021 में अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में हुई। तो यहां पे इनका बयान ने कुछ पीछे की तरफ जाने पे मजबूर किया। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सर, ये मानेसर का वो रिसोर्ट है जिस रिसोर्ट के अंदर सचिन पायलट अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ में वहां चले गए थे और वहां पे जब उन्होंने आराम फरमाया, उस आराम ने उस समय की कांग्रेस सरकार को हैरान करके रख दिया था। अशोक गहलोत जी इस बात को लेकर परेशान थे कि सचिन पायलट सरकार तोड़ना चाहते हैं और वहीं पे ये आरोप भी लगाया कि विपक्ष जो है वो यहां पे हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो कर रहा है। अब मेरे साथियों, ये वही रिसोर्ट है और ये वही इमेज है जहां पे आराम फरमाइश हो रही थी। आखिर में जब एसओजी यहां पहुंची इस रिसोर्ट में कि भाई यहां पे क्या वाकई में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, माहौल है क्या, तो उस समय पर हरियाणा की पुलिस ने राजस्थान के एसओजी को वहां पे रोकने का, उनको रेजिस्ट करने का प्रयास किया। तो यह भी अपने आप में एक सवाल बनता है कि भाई एसओजी जब अपना काम करने मानेसर के, यानी मानेसर हरियाणा में है, वहां पे रिसोर्ट में गई तो वहां की पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास क्यों किया। आप इसमें सोचिएगा, आपकी क्या लगता है, कमेंट प्लीज करिएगा। तो यहां पर जब राजस्थान की असेंबली के अंदर वो चर्चा हुई कि भाई क्या सेटलमेंट होगा क्या नहीं होगा, और बाद में आपको पता होगा सारा कुछ सेटल हुआ था और ध्वनि मत से सरकार इनकी बच गई थी। अब मेरे दोस्तों, खेल यहां से शुरू हुआ। इसके बाद में जो गहलोत जी का बयान आया और गहलोत जी ने अपने बयान में यह कह दिया था कि मेरी सरकार को बचाने का श्रेय तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जाता है, क्योंकि उन्होंने सरकार को गिरने से बचा लिया। इसी बयान को जब ये बयान दिया गया वसुंधरा राजे जी के पक्ष में, तो उन्होंने बोल दिया, पूर्व मुख्यमंत्री ने बात कही कि भाई ये जो है बेतुकी बात है, ऐसा कुछ है नहीं। तो कुल मिलाकर के यहां पे ये गहराई में जाना पड़ेगा कि एक उस समय के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जो कि उनके विपक्षी दल की नेत्री हैं, उनके बारे में ऐसा बयान क्यों दिया। तो क्योंकि समझिएगा सर, जहां आग की गुंजाइश होगी धुआं सर वहीं उठेगा। तो हो सकता है बात इतनी गहरी ना हो, थोड़ी कम गहरी हो, लेकिन कुछ तो बात वहां पे कंफर्म रही होगी। लेकिन वसुंधरा राजे जी की तरफ से इस बात को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर, क्या सब कुछ ठीक था? कांग्रेस के अंदर दिखाया गया कि कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है, हम लोग एक हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी परेशान थी उस समय के जो पेपर लीक के मुद्दे थे। उन पेपर लीक के मुद्दों को लेकर के विपक्ष और बाकी अन्य पार्टियां जो है वो इनके ऊपर काफी हमलावर थी और विद्यार्थियों के ऊपर जब इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा तो एक विद्यार्थी, एक परीक्षार्थी जो होता है वो एक परिवार नहीं, कई परिवारों की जड़ों से जुड़ा होता है। उसकी तकलीफ को देख करके एक नेगेटिव सेंटीमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बना, उसका घाटा सरकार को अगले चुनाव में हो गया। अब मेरे दोस्तों, हम डायरेक्टली पेपर लीक को अप्रोच करते हैं। पेपर लीक एक शर्मनाक घटना राजस्थान के इतिहास में रही और बहुत लंबे दौर तक ये चलता रहा सारा काम। लेकिन जब ये चीजें हाईलाइट होना शुरू हुई तो इसके बीच में एक बड़ा रोल एसओजी के एडीजी वीके सिंह साहब का आता है। ये वो आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने अपने संपूर्ण प्रयास सकारात्मक रूप से किए और बहुत हद तक सफलताएं प्राप्त हुई।
वीके सिंह साहब ने बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, कई जगह इन्होंने छापेमारी की और एक बयान ये तक आने लगे कि भाई अब मगरमच्छों को भी पकड़ा जाएगा। हाल ही में शायद मगरमच्छ अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। अब इस बात को समझिए कि जब वीके सिंह ने यहां पे ये सारी एक्टिविटी की और हाँ एक तरह से खुलासे होना शुरू हुए, उन खुलासों के बीच में जो परीक्षा सबसे ज्यादा हाईलाइट हो गई वो राजस्थान की एसआई भर्ती परीक्षा थी। एसआई भर्ती वो परीक्षा थी कि उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने पेपर लीक या चोरी से पेपर लिया वो आरपीए यानी राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भी पहुंच चुके थे और अपना काम उनका बढ़िया सेटल था। शादी संबंध के रिश्ते तक भी इसके आधार पर इन लोगों के हो गए थे। माहौल का दबाव जब यह हुआ कि साहब पेपर लीक है, तो 2021 की 24 दिसंबर, यदि मैं तारीख गलत नहीं बोल रहा हूं, इस दिन इनका परिणाम आया और परिणाम आने के दिन ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अशोकनगर थाने पे यहां पे धरना दिया और कहा कि भाई हम यहां बैठे हैं, इस पेपर को रद्द किया जाना चाहिए, यह भर्ती रद्द करने योग्य है। यह सबसे पहली बार जो एक मजबूती से खड़ा हुआ जो नेता राजस्थान के हैं, क्योंकि इनको राजस्थान के अंदर एक अच्छी छवि के रूप में देखा जाता है, एक मजबूत जनता के साथ में जुड़ने वाला नेता, और बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो जब ये वहां पे अशोकनगर थाने पे बैठे और माहौल को जब इन्होंने बूम देने का काम किया, तो सरकार दबाव में आई। परीक्षा रद्द नहीं हुई, लेकिन उसके एवज में बहुत सारी एक्टिविटीज होना शुरू हुई। एसओजी उसी के टाइम से एक्टिव होती है। तो जो विवाद चला, क्योंकि अभी हम तीनों चीजों को कनेक्ट करेंगे, विवाद चल रहा है कि भाई आखिर में जो पेपर रद्द हुआ इसका क्रेडिट असल है किसको, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जाता है या आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को जाता है? तुलना करनी पड़ेगी। शुरुआत इनकी यहां से हुई, इन्होंने अशोकनगर थाने पे धरना दे दिया। अब मेरे दोस्तों, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, आपने बहुत इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, इनके मीडिया बाइट्स बहुत सारे आए जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा सबूत देने का काम किया। तुलना करिएगा था दोनों चीजों की। इन्होंने आंसर शीट्स दिखाई, इन्होंने बहुत सारे डेटा एसओजी को दिए, जिसके बेसिस पर एसओजी ने अपना काम किया और एक्टिविटी में उनको हेल्प इन्होंने की। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का एक इनिशिएटिव लेकर के और आगे कदमों को बढ़ाना शुरुआत होती है। कारण क्या होता है सर, एक रुके हुए पहिए को घुमाने में सबसे पहला जो चक्कर लगता है सर, सबसे दम उसी में लगाया जाता है। यह बात यहां से शुरू हुई। इसके बाद में इस मुद्दे को और बल देने का काम किया आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने। हनुमान बेनीवाल लगभग बीते 126 से 27 दिन का लगातार धरना जो जयपुर के शहीद स्मारक के ऊपर चला, आंधियां भी रही थी, बारिश भी रही थी, बहुत दबाव भी था, तनाव भी था, लेकिन ये डटे रहे और राजस्थान में युवाओं की एक मजबूत आवाज बनके ये खड़े हुए और सरकार को दबाव में लेने का प्रयास किया कि भाई इस भर्ती को रद्द किया जाए। वर्तमान सरकार ने सारे काम किए, लेकिन वो सरकार जो है, वर्तमान सरकार, भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि रद्द करने के पक्ष में होती तो ऑफिशियल ऑर्डर कभी का निकाल दिया गया होता। तो यहां पे संघर्ष का रास्ता चुना और चीजों को आगे बढ़ाया गया। अब मेरे दोस्तों होता क्या है कि जब यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहे थे, माहौल बन रहा था, तो एक अवेयरनेस, एक जिसको कहते हैं कि आम जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर के, विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं उनके मन में इस मुद्दे को लेकर के एक चिड़ कह लीजिए, खुन्नस कहिए, या ये क्रोध है उसको बढ़ाने का और इस मुद्दे के ऊपर लोगों को एकजुट करने का काम मजबूती से हनुमान बेनीवाल ने यहां पर किया। जयपुर के अंदर चाहे फिर वो इनकी लंबी इन्होंने रैली निकाली हो या तो फिर गिरफ्तारियां दी हो, गिरफ्तारी इसके बहुत सारे गिरफ्तारियों के फोटो वीडियोस बहुत वायरल हुए, तो संघर्ष में इन्होंने कमी नहीं छोड़ी और हाईकोर्ट के फैसले के बाद में एसआई भर्ती को रिसेंटली रद्द कर दिया गया। अब यहां पर बात आएगी कि भाई आखिर में जो 2021 की एसआई भर्ती है जो अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई थी, उसके रद्द होने का श्रेय आखिर में किसे जाएगा? सर आप एक चीज समझिए, इसके उदाहरण से हम समझें तो शायद विवाद का हल निकल सकता है। और मैं अपनी बात अगर आप तक पहुंचा पाऊं तो कमेंट सेक्शन में मेरे हौसले की अफजाई कर दीजिएगा। बात यह है कि एक कंप्यूटर है, एक आपका मोबाइल है या एक लैपटॉप है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसको चलाने के लिए दो चीजें मेन चाहिए, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। बात को समझिएगा, आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर यदि नहीं होगा, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका मोबाइल बेकार है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और सिर्फ सॉफ्टवेयर की आपके पास में डेटा पड़ा है लेकिन हार्डवेयर नहीं है तो भी बेकार है। आप अगर इस पूरे माहौल को देखें तो जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का रोल है वो आंकड़े प्रोवाइड करने का, सबूत जुटा के प्रोवाइड करने का, तो कुल मिलाकर के जो एक सॉफ्टवेयर वाला एंगल है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की तरफ से आता है, और जो एक हार्डवेयर वाला काम है यानी लोगों को एक जगह करके दबाव क्रिएट करना और उस माहौल को जिंदा रखने का काम है, वो हनुमान बेनीवाल जी की तरफ से आता है। विश्वास करिएगा कि इसी तरह से ही बड़े आंदोलन होते हैं। एक पक्षीय आंदोलन कभी सफल नहीं होते। आप सिर्फ हमलावर होके या सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करके कोई आंदोलन नहीं जीत सकते जब तक आप तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। और अगर आप सिर्फ तथ्यों पे ही बात करते रह गए
यानी सिर्फ नरम दल की ही राजनीति अपनाई तो भी आपको आजादी मिलने वाली नहीं है। आजादी मिलती है नरम दल और गरम दल दोनों के मिश्रण से, मतलब काम होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मिश्रण से। इसलिए राजस्थान की राजनीति का यह दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि इन दो बड़े नेता जो वास्तविक मुद्दों की राजनीति करते हैं, जमीन से जुड़ के काम करते हैं, इनके बीच में तनाव हुआ, ये राजस्थान की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। और इसी के इंपैक्ट को मैं बताऊंगा किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी इसका फायदा निश्चित रूप से उठाएंगे और 2028 का चुनाव किस दिशा में जाएगा। पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, आपकी सहमति है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मेरे साथियों, यहां क्या होता है, जब ये रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में किरोड़ी लाल जी ने सबसे पहले बात ये कही कि भाई संघर्ष की जीत हुई है और गहलोत ने छात्रों को बर्बाद कर दिया। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। कुल मिलाकर के क्रेडिट का दौर शुरू होता है, क्योंकि जिसने रोल प्ले किया होगा वो अपने क्रेडिट की बात करेगा। उसी के पैरेलल जो हनुमान बेनीवाल जी के पक्षधर थे, तो वहां पे भी, क्योंकि आंदोलन के निश्चित रूप से जुड़े हुए थे, वहां पे भी जश्न मनाया गया, नृत्य हुए, डांस के फोटोज आए और ये सब चीजों ने एक माहौल बना दिया कि भाई ये वाकई में इसके पीछे स्टार है कौन, इसका संघर्ष करता है कौन। आप एक चीज बताइए, भारत की आजादी दिलाने वाला कौन शख्स है? एक शख्स का नाम लिया जा सकता है। सर ये क्या था, जैसे संघर्ष में सिंधु में बिंदु का योगदान सबने दिया, तो दो प्रमुख पिलर थे सर। एक पिलर है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, तो दूसरा स्तंभ है हनुमान बेनीवाल। इन दोनों के बीच में अगर आप कहेंगे कि एक कौन है सर, तो एक पॉसिबल नहीं है। जैसे हम दो आंख से एक चीज को एक ही जगह देखते हैं लेकिन एक आंख से उसकी दृष्टि कम हो जाती है, उसी तरह से दोनों नेताओं के अंदर हम ये डिवाइड नहीं कर सकते कि किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अपने अपने तरह से दोनों ने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम किया। अब मेरे दोस्तों, जब ये मीडिया के ऊपर आपस में फोन के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि सर सारा खेल तो टीआरपी का है, मीडिया वालों को क्या चाहिए, अपने को अपनी टीआरपी चाहिए, तो उनको ये बेटर पॉइंट मिला कि भाई ये हॉट टॉक वहां पे क्रिएट हो गई। और हॉट टॉक होते होते दोनों ही लीडर्स ने अपना अपना टेम्परामेंट खो दिया। तो आपसी जो शब्दों के बयानबाजियां थी वो काफी अपशब्द, एक तरह से इसको हम कह सकते हैं बिलो द बेल्ट शब्दों का प्रयोग हुआ, जो कि राजस्थान की राजनीति में इस स्तर के बड़े नेताओं के बीच में कभी पब्लिकली ऐसी हॉट टॉक देखी नहीं गई। तो जो शब्द कहे गए वो आपके सामने है, मैं पढ़ना इनको उचित नहीं समझूंगा, लेकिन हाँ बहस जो थी वो आपने ऑडियो सुने होंगे। अब मेरे दोस्तों, इसी के बीच में एक नए एंगल को और पकड़ने का प्रयास करिए। रिसेंटली चुनावों के दौरान जो बीते चुनाव हुए, उस समय के ऊपर ये जो समरावता के अंदर एक एसडीएम थप्पड़ कांड होता है, तो इनके पक्ष के अंदर हनुमान बेनीवाल ने अपने को बिल्कुल फ्रंट पे रखा, वो इनके पक्ष में आकर के बोले, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने इस मुद्दे से अपने आप को दूर रखा, ना वो इसके पक्ष में बोल रहे ना इसके विपक्ष में बोल रहे। तो इस चीज ने भी क्या किया, दोनों नेताओं के बीच में कहीं फ्रिक्शन डालने का काम कर दिया था। तो जिसको हम कह सकते हैं तनाव या दबाव या फिर आपसी दूरियों का एक आधार बना, वो ये थप्पड़ कांड भी बना, जो कि इसके बीच में दोनों नेताओं के ओपिनियन एक अलाइनमेंट में नहीं थे, कहीं वो अलग बोल रहे थे। और वो स्वाभाविक भी है, अपना अपना ओपिनियन है, किसी भी स्तर पे कोई नेता दे सकता है, कर सकता है। लेकिन सर ये जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ, स्टोरी को रिसेंटली इस हॉट टॉक के बाद में इंडिया टुडे ने कवर किया है। प्लीज आप भी जाकर के जरूर पढ़िएगा इसके बारे में। और पूरे इतिहास को जब हम समझेंगे सर, तो एक वो 2013 वाला साल था जो राजस्थान की राजनीति को एक नया ही करवट दे सकता था, लेकिन वो सब चीजें पलट गई। एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा जी ने अपनी पार्टी बनाई थी, एक पार्टी के साथ में एसोसिएट हुए थे। दूसरी तरफ घनश्याम तिवारी जो बीजेपी के बड़े नेता थे, उन्होंने भारत वाहिनी पार्टी बनाई। अब ये तीन नेताओं का एक संगम हो रहा था, लग रहा था राजस्थान की राजनीति में एक तीसरा पक्ष कहीं उभर करके आएगा, लेकिन वो पक्ष कमजोर पड़ा और धीरे धीरे अपने अपनी राह के ऊपर सारे नेता चले गए। अब बात यह आती है कि यहां कौन सही और कौन गलत। सर गलत और सही की बात ऐसी होती है कि हर नेता अपने विवेक से अपने को केंद्र में रख करके निर्णय लेता है, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो। अब कोई कहेगा जी नहीं, यहां किरोड़ीलाल मीणा गलत थे क्योंकि बीजेपी में चले गए, उन्होंने खुद का स्वार्थ देखा। तो सर हनुमान बेनीवाल जी ने भी तो समय समय पे अपनी सुविधा के हिसाब से गठबंधन किए हैं। यहां पे बुराई जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल खुद के जो विचारधारा के साथ साथ में खुद की प्रगति को, ग्रोथ को भी देखता है। और यह गठबंधन की राजनीति में लोकतंत्र का गुण है, लक्षण है, और इसे बुराई के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि घनश्याम तिवारी जी फिर से पहले अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर वो कांग्रेस में भी चले गए थे, फिर वो बीजेपी में गए। तो सर ये क्रम चलता रहा है और लोकतंत्र का इतिहास है। प्लेटो नाम के एक राजनीति विज्ञान के गुरु हुए हैं, वो इसको लोकतंत्र को तो सर सबसे घटिया तंत्र के रूप में काउंट किया। अरस्तु ने भी कोई बहुत अच्छा वैल्यू लोकतंत्र को नहीं दी। लेकिन हम जिस तंत्र में जिंदा है उसकी ये विशेषता है, और विशेषता को हम विशेषता के रूप में देखें, अनर्गल या अनर्थ रूप में इसको ना देखा जाए। अब मेरे दोस्तों, अब आप यहां समझिए, जो चीज एक मुद्दा राजस्थान की राजनीति में रहा कि भाई क्या थर्ड फ्रंट की गुंजाइश है,
आप अगर इन आंकड़ों को देखेंगे, आप सबसे पहले 2013 के इन आंकड़ों को देख लीजिए। 2013 में बीजेपी को मिल रहे हैं 135, कांग्रेस को मिले 16 और अदर आए 15। हमारा फोकस होना चाहिए यहां पे, क्योंकि आप जब ये पाएंगे तो कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी, कांग्रेस, फिर यहां पे आपके सामने है कांग्रेस और उसके बाद में फिर बीजेपी। तो कुल मिलाकर के सारी कहानी का निचोड़ यह है कि थर्ड फ्रंट की गुंजाइश ना के बराबर बन रही है। जैसे 2008 के अंदर 25 सीटें, 2013 के अंदर 15 सीटें, 2018 में 26 सीटें और 2015 में तो आई थिंक ये नेग्लिजिबल, बहुत थोड़ी सीटें, 3, 2, 5 और 8, 16, 17 सीटों के आसपास में ग्रुप बना। तो आप कहां उस गुंजाइश को निकालेंगे, क्योंकि हर 5 साल के बाद में सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। अब सत्ता परिवर्तन के लिए एक नया विकल्प, मजबूत विकल्प चाहिए। वो विकल्प बनेगा कैसे? विकल्प इसलिए बनता क्योंकि अगर आरएलपी के साथ में कुछ और बड़े नेताओं का गठबंधन होता तो ये पार्टी इंडिपेंडेंट काम करती। क्योंकि अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो भले ही आरएलपी के जो विधायक हैं वो ना के बराबर संख्या में रहे, लेकिन वो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे एक बहुत बड़ा नंबर था और कुछ सीटें ऐसी थी जहां पे जीत का अंतर भी बहुत नेग्लिजिबल था। तो कुल मिलाकर के संभावनाएं तो हैं, लेकिन अब इस स्थिति ने चीजों को खराब कर दिया है, क्योंकि यहां पर ये जो माहौल बना है, इस माहौल ने ऐसा क्रिएशन कर दिया है जैसे दो समाज आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। और सत्यता यह है कि सामाजिक एकता के बिना इस तरह के परिवर्तन संभव नहीं है। आपका विचार क्या है कमेंट में बता दीजिएगा। अब यहां पे जो कमेंट आया जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एनडीटीवी राजस्थान ने कवर किया है कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा दोस्त हैं, सरकार गिराने के लिए हेलीकॉप्टर से घूमे, अशोक गहलोत के बयान से गरमाई राजस्थान की सियासत। तो साहब ये जो हेलीकॉप्टर से घूमे और ये सब के पीछे के कोई प्रमाण विशेष रूप में उपलब्ध नहीं है, हमने रिसर्च किया इसके ऊपर, लेकिन हां एक प्रमाण यही है कि अशोक गहलोत जी इस बात को बोल रहे हैं। तो अगर हम इस बात को छोड़ भी दें कि भाई ये दोनों ने साथ रहे, लेकिन इनकी मैत्री के आधार तो स्पष्ट रूप से हैं। वो तो कुछ दिन पहले से जाकर के दोनों के बीच में डिवाइडेशन फ्रैक्शन डेवलप हुआ। अगर आप सर कांग्रेस पे नजर डालेंगे तो कांग्रेस के अंदर भी चीजें कोई बहुत सटीकता से नहीं चल रही थी। अभी के क्या हाल है हम उसको कह नहीं सकते कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, क्योंकि आंतरिक कलह पार्टियों को कमजोर करता है और आंतरिक कलह का फायदा हमेशा दूसरा दल उठाता है। तो कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक राजनीति चली उसने कांग्रेस को कमजोर तो किया है, लेकिन सर किस हद तक किया है वो समय के साथ में मालूम चलेगा। जब ये सचिन पायलट चले गए थे अपने विधायकों को लेकर के मानेसर के रिसोर्ट में, उसके बाद में इनकी मुलाकात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी से होती है। उसके बाद में चीजें सेटल डाउन होती है और माहौल ये होता है कि भाई अब सब ठीक है। पिक्चराइजेशन इस तरीके से किया जाता है कि ऑल इज वेल, अभी कोई फ्रैक्शन नहीं है, सब ठीक है। पार्टियां अपना बल, अपनी यूनिटी दिखाने का प्रयास निश्चित रूप से करती ही हैं। वो काम यहां पे किया गया है और अभी तक की स्थिति में चीजें अनुकूल ही चल रही हैं। दूसरी तरफ जब आप बीजेपी की बात करेंगे तो क्या बीजेपी में सब ठीक है? सब ठीक होता तो ये चित्र हमें देखने को नहीं मिलते। आपको पता होगा शपथ ग्रहण समारोह के जस्ट पहले जब राजनाथ सिंह जी ने एक पर्ची निकाल करके दी थी वसुंधरा राजे जी को, पूर्व मुख्यमंत्री को, तो उसको लेकर के इनके चेहरे के बहाव, जो पर्ची पढ़ी, एक बार नजर यहां पड़ी भाई ये क्या हुआ, और उसके बाद में सोच में गुमसुम हो गए कि भाई ये हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद में मालूम चला कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब भजनलाल शर्मा के उस, आप एक बार वीडियो अगर कभी मौका लगे तो जरूर देख लीजिएगा, शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री पद की डिक्लेरेशन से लेकर के और ये ऑफिस में बैठे और वहां जब आशीर्वाद दिया तब तक के सारे सीन आपको बहुत कुछ समझा देंगे, क्योंकि इशारे बहुत कुछ कहते हैं। यहां पे आप तस्वीर के अंदर आशीर्वाद भी दिया, उस आशीर्वाद में मतलब कितना दिल से था, कितना सर, वो सोचने वाली बात है। तो चीजें वहां भी अनुकूल नहीं है। बहुत बार खबर सुनते हैं जी सीएम चेंज हो गए राजस्थान के, वो दिल्ली दौरे पे जा रहे हैं, मीडिया ऐसी खबरें लाता है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सब कुछ तो बीजेपी में भी ठीक नहीं है। लेकिन सर यहां पे बात अब एक आती है कि जिस तरीके से कांग्रेस के उस आए उस भूचाल को उनके शीर्ष नेतृत्व में ठीक किया, बैलेंस बनाया, वैसे ही भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अभी तक भी उनको बैलेंस करता आया है। तो उम्मीद है उसको चुनाव के पहले पहले तक उसको बैलेंस कर देगा। तो बैलेंस यदि चीजें हो गई तो थर्ड फ्रंट की गुंजाइश जो हनुमान बेनीवाल तलाश रहे हैं, क्या उसके पीछे वो चीजें जुड़ पाएंगी? क्योंकि जब अशोक गहलोत ये कहते हैं कि दोनों ये दोस्त हैं तो उसके दो मायने निकलते हैं। एक मायना ये निकलता है कि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा भाजपा के साथ हैं तो हनुमान बेनीवाल भी बैकएंड पे भाजपा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोस्त के साथ जाएंगे। अगर दोस्ती का दूसरा मायना देखें तो वो ये है कि हनुमान बेनीवाल वर्तमान में गठबंधन में इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, तो क्या किरोड़ीलाल मीणा घूम करके इनको सहयोग करेंगे?
तो चांसेस ये हैं सर कि किसी भी स्थिति के अंदर दोनों ही दल अपने अपने दिशा से काम कर रहे थे और करते रहेंगे। वहीं पे हनुमान बेनीवाल भी आने वाले चुनाव में संभावना इसी रूप में है कि किसी ना किसी दल के साथ गठबंधन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि उन्होंने एक बयान में यह भी कहा था कि भाई अगर मैं गठबंधन नहीं करता तो तुम लोग तो मुझे थर्ड नंबर पे लाके छोड़ देते। तो बयान के सर मायने होते हैं और हर नेता अपनी गुंजाइश तलाशता है। तो कुल मिलाकर के यदि इस स्थिति को देखा जाए तो ये जो तनाव हुआ है दो नेताओं के बीच, इसमें राजस्थान के युवाओं का घाटा है, इसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। और राजस्थान की राजनीति के बड़े परिवर्तनों की गुंजाइश इस विवाद ने कमजोर की है। खत्म शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन कमजोर तो निश्चित रूप से की है। अब बड़ा सवाल बनके यह आएगा कि 2028 के अंदर क्या होगा। 2028 के अंदर क्या थर्ड फ्रंट मजबूत होगा, क्योंकि जिस तरीके से तनाव हुआ है ये क्या नया रूप ले लेगा और कांग्रेस और बीजेपी की सियासत किस दिशा में जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक पक्ष सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद पे चाहता है और एक पक्ष जो वर्ग विशेष समाज विशेष का ये एस्पिरेशन है कि भाई हमारा नेता मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो क्या फिर वो गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में आकर के बयान देंगे या उनके साथ में खड़े होंगे। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी में कौन नया मुख्यमंत्री होगा, क्या कुछ कहानी होगी, सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो जो भी पॉइंट्स होंगे सब आपके सामने एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके कमेंट्स का रिवेट रहेगा कि क्या गुंजाइश आपको लगती है 2028 के चुनाव में और किस दिशा में ये चीजें जा रही हैं, और ये जो विवाद हुआ है क्या वाकई में होना चाहिए था। तो मेरे साथियों विदा लूंगा आप लोगों से, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ में। अगर ये सेशन अच्छा लगा, ट्रुथफुल लगा, इंसाइटफुल लगा और आपको लगा कि हाँ कोई तरह की बायसनेस या जो हमारा जिसको हम कह सकते हैं कि भेदभाव किसी पक्ष में नहीं है, तो प्लीज एक कमेंट करके हमारे हौसले को जरूर बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।